नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं संतोष द भारत माइक आप देख रहे हैं। फिलहाल अभी हम बिहार में हैं और बिहार के आरा में मौजूद हैं। गुरु जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं और एक बहुत ही बहुत प्रश्न के लिए हम आए हैं गुरु जी से सलाह लेने के लिए, बातचीत करने, क्योंकि ये अहम चीज़ें हैं एक जीवन के लिए, जो कि विवाह विवाह के लिए बहुत सारे हमारे साथ प्रश्न हैं। गुरु जी से बातचीत होगी तो उस प्रश्न का आंसर मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। गुरु जी आपका परिचय हो जाए। मैं ज्योतिष विषय का आचार्य हूँ और श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज बक्सर वाले जो हैं उनका मैं शिष्य हूँ और कथा आदि के क्षेत्र में भी अपना प्रवेश है। ज्योतिष का काम करता हूँ। गुरुजी, मानव जीवन में एक विवाह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, लेकिन इसको लेकर के बहुत उलझन पैदा हो गई है। तो मानव जाति में विवाह का क्या महत्व होता है, इसको थोड़ा सा बताइए। देखिए, जहाँ तक विवाह की बात है मानव जाति ही क्यों, हमारे यहाँ तो कुएं का भी विवाह कराया जाता है, वृक्ष का भी विवाह कराया जाता है, हमारी परंपरा है। विवाह एक यौन अनुशासन के लिए आवश्यक है। हमारे स्मृति ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाह की चर्चा आती है, तो उसमें 4 विवाह तो उत्तम है, जिसमें सर्वोत्तम है ब्राह्म विवाह। उससे थोड़ा सा न्यून विवाह आर्ष विवाह है, धर्म विवाह है, प्रजापति विवाह है। लेकिन आजकल तो विवाह यौन अनुशासन के दृष्टि से नहीं, बल्कि यौन उन्मुक्तता के दृष्टि से लोग कर रहे हैं। नहीं, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, प्रेत विवाह, पिशाच विवाह, इससे जो प्राप्त होती है संततियाँ, वो संततियाँ तो अपने परंपराओं को समाप्त कर देती हैं। और जो ब्राह्म विवाह आदि जो विवाह है, उससे हमारी परंपराएं जीवित रहती हैं। विवाह का मूल उद्देश्य है कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी मर्यादा एक लंबे समय तक सुरक्षित रहे, इसी के लिए हम विवाह करते हैं। अच्छा, वर्तमान समय में जब विवाह हो जा रहा है तो उसके जीवन में बड़ी समस्याएं आ रही हैं। हालांकि लोग कह रहे हैं कि इससे पहले हम बहुत खुश थे, अब विवाह हो गए तो बड़ी दुखी रह रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या हुआ? इसका कारण है, देखिए, हमारे यहाँ विवाह जो है वो संस्कार है, लेकिन आज तो लोग इसे इवेंट बना दिए हैं। विवाह करते समय, परिवेश और पद्धति, ये तीनों का जब समावेश होता है तब विवाह अपना परिणाम देता है। आज सबसे बड़ी समस्या है कि विवाह करते समय लोग इतना न विलंब कर दे रहे हैं बारात लाने में, कि विवाह होता है, सिंदूरदान होता है सुबह में 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। तो कब तक बारात आ जानी चाहिए? बारात तो दिन में ही आना चाहिए। हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में दिन में ही विवाह की परंपरा थी। गोधूली समय में सिंदूरदान होता था। लेकिन मुगलों के आने के बाद जब हमारी बेटियां असुरक्षित होने लगी, तो हमने उन बच्चियों को सुरक्षा देने के लिए रात में छुपकर विवाह करना हमने आरंभ किया। लेकिन आज तो हम मुगलों के आतंक से आतंकित नहीं हैं, लेकिन उसी आतंक को परंपरा बना करके हम इवेंट बना रहे हैं। यदि हम आज फिर से अपनी मूल परंपरा की ओर मुड़ जाएं, हम मुगल आने के बाद अभी हम लोगों के समय तक विवाह होता था, रात में 9 बजे 10 बजे तक विवाह हो जाता था, सिंदूरदान। तो उससे कम से कम एक लाभ होता था कि सूर्य 6ठे भाव में होते थे विवाह लगने से। हमारे यहाँ ज्योतिष के कुंडली पर तो आप लोग विचार करेंगे, जानते ही हैं। और मैं समझता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग हमको देख रहे हैं, तो कुंडली तो लगभग सभी लोग बनाते हैं, बनवाते हैं, बनवाना चाहते हैं। इसका मतलब ज्योतिष पर विश्वास है। ज्योतिष का उपयोग कैसे किया जाए यह लोग नहीं जानते हैं। जैसे हमारे यहाँ बृहस्पति किस लग्न में विवाह होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो लिखते हैं जार सक्ता क्रिया लग्न। मेष लग्न में यदि सिंदूरदान हो तो विवाहिता कन्या जो होती है वो अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के प्रति अनुरक्त हो जाती है। अच्छा। जार सक्ता क्रिया लग्न वृत्ति भ्रष्टा वृषोदय। यदि वृष लग्न में उसका सिंदूरदान हो तो वृत्ति भ्रष्ट हो जाती है, उसका संकल्प जो होता है हरदम ही भ्रष्ट होता है, गलत होता है। मतलब जो संकल्प लिया जाता है उसका कोई मतलब रह नहीं जाता। जी, कुलद्वय शुभा प्राप्ता तथा जीत मोदय। मिथुन लग्न में हो तो वह पति और पिता दोनों कुल के गौरव को बढ़ाने वाली होती है। उदाहरण के रूप में संसार का शायद ही कोई ऐसा पिता होगा जो अपने पुत्री के जीवन में आए हुए कष्ट से प्रसन्न हो, कोई नहीं होगा। लेकिन आप यदि राम कथा कभी सुने हो तो भगवान राम कैकेयी के प्रयास से वन चले जाते हैं, वहाँ जनक भी जाते हैं। उनकी पुत्री सीता को
वन भेज दिया गया है, इसका दुख है उन्हें। लेकिन अयोध्या के लोग जो हैं वहाँ पर सीता के संबंध में जब बात करते हैं, पुत्री पवित्र किए कुल दो, हमारा जनों को बड़ी प्रसन्नता होती है कि मेरी पुत्री मेरे गौरव को बढ़ा दी, अपने पिता पति कुल में भी कलह न होने दी। अन्यथा यदि वह कहती कि नहीं, कल एक दिन पहले राज्याभिषेक की घोषणा हुई है, राज्याभिषेक होना ही चाहिए, तो परिवार तो बिखर जाता। कैकेयी जिस तरह से पूर्व के वरदान के लिए आग्रही थी, सीता भी यदि आग्रही हो जाती तो क्या होता? तो उसका कारण क्या है, इस पर विचार करना है। विजय मुहूर्त में विवाह हुआ। विजय मुहूर्त कहते हैं गोधूली काल को, और गोधूली काल के समय में मार्गशीर्ष मास में मिथुन वृष लग्न समाप्त होता है, मिथुन लग्न का प्रवेश होता है। तो जब मिथुन लग्न जब प्रवेश करता है, उसका पहला नवमांश तुला का होता है। उसका प्रभाव हमारे यहाँ लिखा गया है, तुला नवमांश में जो विवाह होता है सिंधुदान, अत्यर्थ पुत्रवती शुभगा साध्वी तुलान सगे च। जिस कन्या का विवाह तुला नवमांश में होता है वह अत्यंत धनिनी होती है, पुत्रवती होती है, पति की प्यारी होती है और परमार्थिनी होती है। तो आपके अधिकार में है कि आप यदि विवाह को संस्कार के रूप में करें, वो ध्यान रखना है, ये आप रिंग सेरेमनी नहीं करें, जयमाल न करें। पहली बार आप कन्या को सिंदूरदान के माध्यम से स्पर्श करें। आप ध्यान दिए होंगे, यदि विवाह देखे होंगे तो हमारे यहाँ कन्यादान होता है। तो कन्यादान में इस तरह से हाथ रखा जाता है, लड़के के हाथ पर लड़की का हाथ ऐसे रखा जाता है, ऐसे नहीं रखा जाता है। हम देखते हैं, लेकिन हमारे मन में जिज्ञासा नहीं आती है कि ऐसा ऐसे हम हाथ क्यों रखते हैं, ऐसे हाथ क्यों नहीं रखते हैं। तो विवाह जो है तरंग विज्ञान पर काम करता है, मनोवैज्ञानिक तरंग उठता है, रेडिएशन जिसे कहते हैं। तो ऐसे जब हम करेंगे तो रेडिएशन होगा, ऐसे करेंगे तो रेडिएशन नहीं होगा। पहली बार जो वर है पुरुष अपनी होने वाली पत्नी के माथे पर हाथ रखता है सिंदूर के माध्यम से, तो पहला स्पर्श होता है। तो इसका ध्यान रखिए, दिन में विवाह करें। उसका दो लाभ है, एक तो आप स्वस्थ रहेंगे, रात्रि जागरण के कारण आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। रात्रि में विवाह करते हैं तो उस विवाह पर जो आपका खर्च बढ़ता है, यदि दिन में विवाह करेंगे तो उससे से आपका खर्च कम हो जाएगा, लाइटिंग आदि की व्यवस्था कम हो जाएगी। यह भी आपके साथ होगी। तो आप चतुर, हर तरह से आप लाभ में रहेंगे आप अपनी संस्कृति को मुड़ने के बाद। अब सूर्योदय के समय में जो सिंदूरदान होता है उसका परिणाम क्या होता है? यदि आप 14 अप्रैल से 14 मई तक विवाह करते हैं तो या तो आपका विवाह होता है मीन लग्न में या होता है मिथुन लग्न में। यदि सूर्योदय के समय करते हैं तो मीन लग्न में हुआ तो उसका परिणाम होता है कि लड़की और लड़का दोनों दुराचारी हो जाएंगे और सूर्य दूसरे हो जाएंगे। तो दूसरे भाव में जब सूर्य होते हैं तो अर्थाभाव होता है। यदि मेष लग्न में सूर्योदय के समय में सिंदूरदान हो रहा है 14 अप्रैल से 14 मई तक मेष लग्न में, तो ऐसे से जा सकता क्रिया लग्न है और वह वैधव्यता की संभावना बड़ी। वैधव्यता का अर्थ यह नहीं होता है कि पति मर जाए तभी विधवा हो जाएगी कोई कन्या। यदि उसके वैवाहिक जीवन में पति का कोई महत्व नहीं है, वो बिना पति के रहने के लिए तैयार है, तो उसे भी विधवा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो यही कारण है। तो यदि आप सुधारना चाहते हैं विवाह को, तो गुरुजी एक तरह से और ये देखा है कि आमतौर पे अधिकतर अब मंदिरों में शादियाँ हो रही हैं, तो दिन में अधिकतर शादी होती है, तो वो ज़्यादा बेहतर है। मैं समझता हूं कि एक बार एक महानुभाव से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि मंदिरों में विवाह जो होता है वो तो प्रायः गरीब लोगों का होता है, और गरीब लोग एक जीवन में एक बार विवाह करेंगे, बार बार विवाह करेंगे, कहाँ से करेंगे? उनकी बात भी मुझे समझ में आई और मुझे महर्षि सांडिल्य की वो बात याद आ गई जहाँ वो कहते हैं कि अपनी पुत्री का विवाह करते समय आर्थिक समृद्धि वर चुनाव का निकष हो तो उसे विवाह नहीं कहते हैं। तो धनियों के यहाँ विवाह को खेल बना दिया गया है, गरीबों के यहाँ भाग्य बनाया गया है। तो गरीब जो विवाह करते हैं मंदिरों में विवाह करते समय भी ध्यान रखना है कि सिंदूरदान होना चाहिए गोधूली समय में। अच्छा, केवल दिन में कभी नहीं, गोधूली समय में हो। समय का प्रारंभ होता है जब सूर्यास्त से 1 घड़ी पूर्व 24 मिनट पहले से 24 मिनट बाद तक। अच्छा, उस समय में यदि आप विवाह करते हैं तो उसका हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया है कि गोपर यष्ट हतानाम खुरपुट दलिता जात धूली दिनांते सोद्वा हे सुंदरीणाम विपुल धन सुता रोग्य सौभाग्य कर्त्री। उस कन्या के लिए पुत्र देने वाला समय है, सौभाग्य देने वाला समय है, धन देने वाला समय है, और पुरुष के जीवन में भी सुख देता है। एक विचार निश्चित रूप से करना होगा, यदि आप वैवाहिक जीवन जीते हैं तो हमारे यहाँ विवाह पद्धति में एक मंत्र आता है, उसका अर्थ यह है कि पत्नी के बिना गृहस्थ जीवन का कोई धर्म नहीं है। यदि आपके घर में आपकी पत्नी स्वस्थ है,
प्रसन्न है, तभी आप अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। यदि वह प्रसन्न नहीं है, स्मृति में मनु जी कहते हैं, भले ही आज स्मृति को गाली दी जा रही हो, वो कहते यत्र पूज्यन्ते नारे रमन्ते तत्र देवता, जहां पर स्त्रियों का सम्मान होता है वहीं देवत्व का निवास होता है, देवता वास करते हैं। अब रही बात कि कोई स्त्री का सम्मान हो कैसे, और सम्मान नहीं हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा है? जिस स्त्री को सम्मान की अपेक्षा है उसे अपने भीतर नारीत्व को भी लाना होगा। यदि वे स्वेच्छाचारितापूर्ण निर्णय लेंगी तो फिर उनका सम्मान नहीं होगा। इसीलिए हमारे यहाँ स्मृति में उन स्त्रियों को दंडित करने की भी व्यवस्था दी गई है कि जो स्त्रियां अपने नारीयोचित शील की रक्षा नहीं करती हैं। तो शील की रक्षा कैसे नहीं करती है, इस पर विचार यदि करें तो फिर मैं पुरुष को ही दोषी मानूंगा, क्योंकि भगवान राम का जब विवाह होने जा रहा है, धनुष तोड़ दिए हैं। जनक जी कह रहे हैं विश्वामित्र से कि राम जैसे पति को पाकर मेरी पुत्री सीता जनकपुर के संस्कृति का अभिवर्धन करेगी, संवर्धन करेगी, विस्तार करेगी। राम का स्वभाव क्या है? राम का चुनाव महर्षि महाराज जनक ने क्या धनुष तोड़ने मात्र से किया है? नहीं, उसके पहले अहिल्या जो उपेक्षित थी उनको पुनः समाज के मुख्य धारा में सम्मान पूर्वक स्थापित कराए राम। एक दमित नारी, उपेक्षित नारी, शापित नारी को पुनः सम्मान पूर्वक जीने का उन्होंने गौरव दिलाया, इसलिए राम राम है। और ऐसे पुरुष के जीवन में ही कोई स्त्री आएगी, वह सम्मानित हो सकती है। यदि पुरुष का शील और चरित्र अच्छा नहीं होगा तो उसके जीवन में कोई स्त्री चाहे कितनी भी शीलवती आ जाए, वो कभी भी शीलवती नहीं हो सकती। ठीक उसी तरह जैसे कि नदियां सागर में जाकर सागर हो जाती है, सागर के जल का गुण धारण कर लेती है, उसी तरह जैसे पुरुष के जीवन में कोई स्त्री आती है अपने पुरुष के गुणों को धारण कर लेती है। तो पुरुषों को अपने जीवन में शील को महत्व देना होगा, और यदि कोई पुरुष शील को महत्व देगा तो हमारे यहाँ सांस्कृतिक कार्यों को महत्व देगा, सिंदूरदान के समय पर विचार करेगा, पद्धति पर विचार करेगा। लेकिन आज तो इवेंट बनाए जा रहे हैं, विवाह करने के लिए हम लोग स्थान चुनाव करते हैं, रिसोर्ट आदि, वहां आप ना करें, घर पर करें विवाह, घर पे ज्यादा बेहतर है। घर पर विवाह करें तो आप अपने आर्थिक सामर्थ्य का प्रदर्शन करने के लिए आप रिसोर्ट में जाते हैं। यदि आप प्रदर्शन करेंगे तो परिणाम तो विपर्य होगा ही होगा। किसी क्षेत्र में भी प्रदर्शन से बचना है, किसी क्षेत्र में भी प्रदर्शन से बचना है। आज ही शिक्षा वाणी को विराम। ठीक है, और आशा है को लेकर के जितने भी प्रश्न हैं, अगर आप भी विवाह करने की सोच रहे हैं, क्योंकि सब सोचते हैं, तो मुझे विश्वास है कि इसके प्रश्न मिल गए होंगे। फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ, गुरु जी के साथ। धन्यवाद।